दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का एनालिसिस कराया जाता है। और साथ ही यूपीपीएससी, बीओ व आरओ जो एसए के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। और उसका मॉडल आंसर भी आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो पहला जो पीआईबी में इम्पॉर्टेंट न्यूज बनी हुई है, ये चौथी एनआईसीडीसी इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन 10 अक्टूबर 2022 को होगा। कब होगा? 10 अक्टूबर 2022 को होगा। और ये कहाँ होगा, ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है, आयोजनकर्ता यानी ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा ये कराया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अब अगला आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये चौथा एनआईसीडीसी इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो इसके पहले 3 कहाँ हुए थे? तो शुरुआत, पहला जो आयोजन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, दूसरा वाला कोच्चि केरल में हुआ था, और तीसरा वाला अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। तो तीनों ध्यान रखिएगा शुरू के। और चौथा मुंबई में होने जा रहा है। तो पहला पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, दूसरा कोच्चि केरल हो जाएगा, और तीसरा अहमदाबाद हो जाएगा। बात करें महाराष्ट्र, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि महाराष्ट्र आप देखेंगे जो संचयी एफडीआई जितनी आती है भारत में, उनमें से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता महाराष्ट्र अकेले है। कितने परसेंट? तो टोटल एफडीआई का 28%, 28% एफडीआई अकेले महाराष्ट्र प्राप्त करता है। अगर इनको इन वॉल्यूम यानी इनको एग्जैक्ट डिजिट्स में देखें तो ये 420 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठता है। कितना? 420 बिलियन यूएस डॉलर, जो टोटल एफडीआई भारत में जितनी आती है उसका 28% है। अब यहाँ दूसरा आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एनआईसीडीसी है क्या? तो ये एनआईसीडीसी की फुल फॉर्म है यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनआईसीडीसी की फुल फॉर्म है। एनआईसीडीसी एक प्रकार का स्पेशल पर्पज व्हीकल है। स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी है। जिसे क्यों स्थापित किया गया? तो इसका जो भारत में समर्पित डेडिकेटेड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे का विकास किया जा रहा है, उसके लिए उसको ये प्रोत्साहित करेगा। फैसिलिटेट डेवलपमेंट यानी हर तरीके की सुविधा जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, फंडिंग से लेकर के डिजाइन या अन्य चीज़ें, ये सब उपलब्ध कराई जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यह इसलिए स्थापित किया गया ताकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा सके। और भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जैसे स्मार्ट सिटी योजना ले लीजिए, स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट पूरा, इन सब को बूस्ट करने में भी ये
क्या होगा, सहायक सिद्ध होगा। तो इसके लिए इसे स्थापित किया गया है, जो पीआईबी में अभी ये न्यूज बना हुआ। क्यों बना हुआ वो आप समझ चुके हैं। अगला दूसरे न्यूज की ओर चलते, जो दूसरी पीआईबी में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रोजेक्ट मौसम। आप कहेंगे प्रोजेक्ट मौसम तो बहुत पहले शुरू हुआ था, जब एनडीए सरकार आई थी 2014 में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। अब क्यों ये चर्चा में बनी हुई है, तो आइए अभी जानेंगे हम क्यों चर्चा में बनी हुई है। तो इसकी शुरुआत 2014 में शुरू किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके द्वारा शुरू किया गया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट मौसम की गई है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रतिबद्धताएं कमिटमेंट करता है, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से यानी समर्पित हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल आपको दिखाना हो तो यहाँ से भी, और जो पेरिस क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन हुआ, उसके प्रति भी भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध रूप में पूरा भी किया है। यहाँ पर भी यूनेस्को की जो 38वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई थी 2014 में, कहाँ, कतर के दोहा नामक स्थान पर। तो वहाँ पर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाया था, और उसी की दिशा में भारत के द्वारा 2014 में प्रोजेक्ट मौसम का शुभारंभ किया जाता है। और अब बात आती है कि इसका ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है, या इसका प्रशासन या प्रशासित किसके द्वारा है। तो ये जाहिर सी बात है कि किसके, संस्कृति मंत्रालय तो इसको शुभारंभ किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये किसके द्वारा किया जाएगा, एएसआई। एएसआई की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट मौसम है, ये क्या किया जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेड किया जाएगा। अगला अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस पर 2 दिवसीय एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, और ये 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच होगा। ये कहाँ होगा, तो दिल्ली में स्थित है इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो अलग से ये आपका एक और फैक्ट तैयार हो गया कि इंडिया हैबिटेट सेंटर भारत पर्यावास केंद्र जो है, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसी इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें प्रोजेक्ट मौसम क्यों लाया गया, क्योंकि मौसम से ही इसमें पता चल रहा है कि ये भारतीय मौसम किस प्रकार भारतीय संबंधों को प्रभावित करता है, और साथ ही जो भारत का, जैसे भारत है तो ये नीचे वाला जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नाम से इसी को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मानसूनी पवनें चलती हैं, तथा यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये भारत की रहन सहन, खान पान, संस्कृति को कैसे प्रभावित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों को स्थापित करने में ये कैसे मदद कर सकते हैं, या इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट मौसम का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे यही बातें लिखी हुई जो हमने अभी आपको समझाया कि इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मानसून विंड्स एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड वेज इन व्हिच दीज नेचुरल एलिमेंट्स इम्पैक्टेड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन। जो भारतीय हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारत की जो मानसूनी पवनें व विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, ये इतिहास में प्राचीन काल से लेकर के आज तक, वर्तमान तक दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को कैसे प्रभावित की हैं, इन्हीं चीज़ों को प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, विश्लेषित करके भारत अपने संबंधों को और अधिक मधुर व मजबूत करेगा। तो जब ये शुरू किया गया था, तो यूपीएससी
आप आईएएस का मेंस का पेपर उठा के देखेंगे तो 2015 या 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोजेक्ट मौसम वाला। तो ये प्रोजेक्ट मौसम यानी भारत के सांस्कृतिक संबंधों को के माध्यम से भारत अपने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों को दूसरे देशों के साथ कैसे मधुर व प्रगाढ़ कर सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट मौसम 2014 में शुरू किया गया था। अब आपको इस समझ में आ चुका होगा। तो ये दूसरी न्यूज़ थी जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, साथ में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, इम्पॉर्टेंट है। अगला तीसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज की ओर चलते हैं, और तीसरी ये पीआईबी से हमने इसको भी उठाया हुआ है। ये क्या है? अभी यानी 70वीं प्लेनरी मीटिंग हुई है। और आप कहेंगे किस बात की मीटिंग हुई है 70वीं? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसे आप पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जाना जाता है या जानते हैं, NEC यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसकी अभी 70वीं मीटिंग हुई है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ये मीटिंग हुई कहाँ है? तो ये पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और साथ में सिक्किम, तो ये जो 8 राज्य हैं, इन्हीं में बारी बारी से क्या किया जाता है, यानी इसीलिए यहाँ शब्द यहाँ यूज किया गया प्लेनरी, यानी चक्रीय क्रम में क्या होती, साइक्लिक फॉर्म में मीटिंग का आयोजन किया जाता है। तो ये गुवाहाटी असम में हुई है। 70वीं मीटिंग पूछा जाए कहाँ हुई है, तो ये गुवाहाटी असम में हुई है। इसकी अध्यक्षता जो पूर्वोत्तर भारत है उसके जो मंत्री हैं इस समय कौन, जी किशन रेड्डी हैं। तो जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा की गई? जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अब बात इसमें जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हो गया, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है? तो इस मीटिंग में 3 फैक्टर्स को पूर्वोत्तर का विकास क्यों नहीं हो पाया, उस पर एम्फेसाइज्ड किया गया है, यानी जोर दिया गया है। तो 3 रोड ब्लॉक्स की बात की गई है, 3 बाधाओं की बात की गई है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास को लगातार बाधित करती रही हैं। वो 3 बाधाएं कौन है? तो एक तो वायलेंस। पूर्वोत्तर भारत में आप देख रहे होंगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर चरमपंथ, एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद अपने यानी सर्वव्यापी रूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो वो वायलेंस है, हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं जिससे निवेशक ना तो निवेश करने आते हैं, ना ही जो गतिविधियाँ या वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी क्रियान्वयन हो पाता है। तो पहला, दूसरा कहा गया वायलेंस, हिंसा है, और अनरेस्ट, अशांति का वातावरण। यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, जिनमें एनएससीएन का नाम सुना होगा, खापलांग, और इसके अलावा कई अन्य जो अतिवादी ग्रुप हैं, उग्रवादी ग्रुप हैं, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी एज ए बैरियर, एज ए अवरोधक के रूप में कार्य किया जाता है। तो पहला फैक्टर आपको दिखाना हो कि पूर्वोत्तर भारत का विकास क्यों नहीं हो पाया, तो उसमें आप वायलेंस और अनरेस्ट बाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, जो उग्रवादी, अलगाववादी समूह हैं, उनके द्वारा जो हिंसा व अशांति का वातावरण पैदा किया जाता, ये है। ये पहला अवरोधक हो गया। दूसरा अवरोधक इसमें क्या बताया गया, तो आपके सामने कनेक्टिविटी, 3 प्रकार की कनेक्टिविटी होती है, एक रेल वाली होती है, दूसरी रोड वाली होती है, तीसरी एयर वाली। पूर्वोत्तर जो भारत है, इन तीनों मामलों में तीनों का अभाव है, यानी ना तो यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी, सभी जो 8 के 8 राज्य हैं वहाँ तक ना तो रेल कनेक्टिविटी अच्छे से हो पाई है, और ना ही रोड कनेक्टिविटी हो पाई है, और ना ही एयर कनेक्टिविटी हो पाई है। तो अब जोर देने के आगे कैसे विकास किया जाए पूर्वोत्तर भारत का, तो जो कमियां अगर पता चल गई तो उसका सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं,
और उनमें कुछ अभी प्रयास कुछ सक्सेस हुए हैं और कुछ उनकी लिमिटेशन है। आगे क्या किया जाना चाहिए, तो इसका आप सुझाव अपने दे भी सकते हैं अगर कमियां पता चल जाए तो। 2 पॉइंट आपके। तीसरा, यहाँ पर जो भी विकासात्मक प्रोग्राम्स स्कीम्स चलाई गई वो धीमी गति से स्लोली इनका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ और साथ ही इनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो इनको और तेज करने की ज़रूरत है। और साथ में यहाँ पर जो विभिन्न मंत्रालय हैं या कहा जाए विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान, इनके बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव भी देखा गया। कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से भी उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। साथ ही जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ के लोगों में जन जागरूकता जो अभियान चलाए जाने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं चलाए गए। तो वे फॉरवर्ड क्या है, यानी अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के विकास या पूर्वोत्तर भारत को भारत के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इन सबको बताना। कुछ बजटीय प्रयास भी किए गए, कुछ इंडिपेंडेंट स्कीम्स वेलफेयर प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है। और इसके अलावा जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उसका भारत मेंबर भी है। इन सब का उद्देश्य क्या है, इन सब का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत का विकास करना है, तो उसको भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट डिवाइन शुरू किया गया, प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए। इसके अलावा भी और कई कार्यक्रम चालू किए गए हैं जो कि पूरी तरीके से पूर्वोत्तर भारत के विकास पर फोकस हैं, उन सबको आप बताना है। अब आप मेंस का क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के विकास का अवरोध हो, पूर्वोत्तर भारत का यानी विकास धीमी गति से हुआ है, इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं तथा भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या इन समस्याओं का प्रभावी निपटान करने में सफल हो पाए हैं। समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक कभी भी क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है, तो इसका आंसर भी आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक आपदाओं से भी ग्रसित है और यहाँ हर साल आप देखते हैं फ्लड समस्या बनकर उभरती है। तो फ्लड कंट्रोल के लिए इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा, टूरिज्म यानी पर्यटन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ का जो फॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर है, यानी फ्लड कंट्रोल कर लिया जाए, सिंचाई की उन्नतशील सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए, पर्यटन को सतत व समावेशी बना दिया जाए, वृक्षारोपण को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और साथ में एग्रीकल्चर जो है उसको हम समावेशी अगर बना देते हैं तो इससे क्या होगा, पूर्वोत्तर भारत के न केवल लोगों का रोजगार प्राप्त होगा बल्कि पूर्वोत्तर भारत का भी समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। तो इसी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट यानी निसाग NESAC निसाग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो एक साथ फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, टूरिज्म, एफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर जैसे उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो जब भी मेंस में आप निसाग का भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये था पूर्वोत्तर भारत। अब आइए आगे जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में क्या साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 2022 का, किसको दिया गया, तो ये फ्रेंच लेखिका एनी अर्नॉक्स को दिया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, एनी अर्नॉक्स, इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया, जो फ्रेंच लेखिका हैं। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, अगला कौन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया,
तो ये एक व्यक्ति और दो संस्थाएं। व्यक्ति कौन है? बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की। एलेस बियालियात्स्की ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। दूसरी दो संस्थाएं, एक रूस का मानवाधिकार संगठन है, एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, क्योंकि रूस यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसमें मानवाधिकार का कैसे उल्लंघन हुआ, यानी उसी मानवाधिकार के संबंध में रिपोर्टिंग करने के लिए जो रशिया का मानवाधिकार संगठन, जिसे मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, और यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन है जिसे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से जाना जाता, इन तीनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए इस बार का 22 का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये दूसरा इंफॉर्मेटिव हो गया। अब यहाँ पर एक हमने मेंस का क्वेश्चन, डेली मेंस का क्वेश्चन दिया जाता, तो ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, गरीबी से आप क्या समझते हैं? भारत में गरीबी के क्या कारण है? गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी सकारात्मक नकारात्मक दोनों अंत में अपना व्यू मूल्यांकन, इन सबको इसमें आपको देना है। जब भी समीक्षात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आए तो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी आपको यानी विषय वस्तु को शामिल करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी और पीसीएस मेंस में क्वेश्चन ये गरीबी से हमेशा पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। हमने अभी क्यों इसको उठाया है? क्योंकि अभी ये विश्व बैंक की रिपोर्ट, ये अलग से पूछा जा सकता। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, तो किस शीर्षक से पब्लिश की है? यानी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। ये शीर्षक से, जो आप यहाँ शीर्षक आपको दिख रहा है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स नामक शीर्षक से रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो दो तरीके से क्वेश्चन, यानी ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है तो यही शीर्षक दे करके आपसे पूछा जाएगा ये फला रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है या पब्लिश की गई है। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। और ये जो यहाँ पर एक डेटा है, इसका आप जो अभी ऊपर क्वेश्चन दिए हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2020 में जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसमें बताया गया कि कितने लोग पूरे विश्व में 70 मिलियन, कितने 70 मिलियन लोग गरीबी में गए हैं, यानी और गरीब हुए हैं। कितने 70 मिलियन लोग और गरीब हुए हैं 2020 में। तो ये 2000 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव न्यूज में अगला, बर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो ये नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये कहाँ? बर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब यहाँ जो बर्किना फासो है, यहाँ पर सैन्य तख्तापलट का दौर चल रहा है। जनवरी से ही यहाँ पर 2022 की जनवरी से ही तख्तापलट का, सैन्य तख्तापलट का यानी यहाँ पर दौर चल रहा। तो क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो जहाँ हाल फिलहाल में या 2022 में सैन्य तख्तापलट का दौर देखा गया, तो उसका सीधे आंसर बर्किना फासो हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या आंसर, क्या अभी आपको बर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बने हैं। इन्होंने क्या किया? जो पूर्व में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम था पाल हेनरी सैंडाओगो और आगे डामिम्बा, ये नाम आपके सामने लिखा है, पाल हेनरी सैंडाओगो डामिबा, इनको हटा करके यानी जो ट्रोरे साहब हैं ये अपना स्वयं बर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये जो डामिबा हैं ये भी कम नहीं थे। इसके पहले जो यहाँ के राष्ट्रपति थे रोच कोबोरे को के शासन को उखाड़ फेंका था 24 जनवरी 2022 को, और ये 16 जनवरी 2022 को सैंडाओगो डामिबा ये सैन्य तख्ता पलट करके यहाँ पर सैन्य शासन के रूप में ये क्या किए थे? राष्ट्रपति बने थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यानी क्या कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने डामिबा को यानी क्या डॉनी बना दिया और इनको अब स्वयं बर्किना फासो के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये थी इंफॉर्मेटिव न्यूज। आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।